हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड चार्ज ऑफ फील्ड के बारे में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से इसका सेकंड पार्ट, जो कि इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बता दो, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा सबसे पहले लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स के कंसेप्ट से हमने एक चीज और पढ़ा था जिसको हमने कहा था कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, क्या तक हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था कूलम्ब्स फोर्स। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, वहां पर आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या था वो हमने बताया था। फोर्स को कभी किसी मीडियम में रखते हैं तो कैसा फोर्स कैसे चेंज हो जाता है फोर्स, ये हमने बताया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू at a point in space may be defined as force that a unit positive charge would experience if placed at that point। ठीक है, इसका क्या मतलब है देखते हैं जैसे डायग्राम में। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है? एक चार्ज क्यू रखा है। तो कह रहा है इसके आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया हमने। क्या ले लिया? एक पॉइंट पी ले लिया। तो कह रहा है कि इस पी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस आर पर इस पॉइंट पी पर कोई यूनिट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इस कैपिटल क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, इस कैपिटल क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इस कैपिटल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहां पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस चीज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? इस कैपिटल चार्ज क्यू का। बात समझ आ गई? तो प्रोफेसर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे टर्म है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है एक ऐसा चार्ज जिसपे चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। ठीक है, इसको सिंपली आप ऐसा कर सकते हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप कह सकते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसको आप बोल सकते हो यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है इसको बोल सकते हो +1 कूलम्ब, है ना। इसका चार्ज कैसा है? 1 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। इसे बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मैंने कहा, जो मैंने यहाँ बताया कि चार्ज हमने क्यू रखा है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज क्यू के चलते एट ए डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ई की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू नॉट इक्वल टू के बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर क्यू को आप कर लेना कैपिटल क्यू कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम ये कैपिटल क्यू चार्ज हमने लिया है इसलिए। ठीक है, अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का था। तो जैसे मान लो अगर ये प्लस क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव है और हमने पी पॉइंट पर भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इसका डायरेक्शन इस तरह से कैसे होगा? क्यों करेगा इसको? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो ये भी प्लस पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस ये प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी पर रखे हुए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी अपने से दूर भगाना चाहेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो आप यहां लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिंपल होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए। बात करते हैं कि क्या होता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब इसका यूनिट होता है और साथ में इसका एक SI यूनिट भी होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। तो एग्जाम में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखना SI यूनिट बोलते हैं आप किसको? SI यूनिट बोलते हैं वोल्ट पर मीटर को। किसे बोलते हैं? वोल्ट पर मीटर को। तो ऑप्शन देखना, आपसे दो ही पूछा सकता है, आप वोल्ट पर मीटर ही लिखोगे, यही इसका करेक्ट आंसर है। न्यूटन पर कूलम्ब भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक डिराइव्ड यूनिट है, ये एक आपका SI यूनिट नहीं है। न्यूटन पर कूलम्ब एक आपका डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन आपको दोनों यूनिट याद रखने हैं। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-3A-1। तो ये इसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला भी याद रखना है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे अक्सर MCQ में पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, किसी में भी ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको याद रखने की इसको जरूरत है। बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी हमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है।
तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज में, तो कहता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसा मैंने भी बताया आपको, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी होती है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो कि एक पॉजिटिव चार्ज, जिधर एक पॉजिटिव चार्ज पर जहां फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन होगा। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो एक पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। बात समझ आ गई। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट while due to negative charge is always towards it। अब इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो मान लो अगर का ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इससे अवे होगा ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यही अगर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या कह रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो ऑलवेज टुवर्ड्स इट, यानी हमेशा इस नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी ऐसे होगा। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपको ये डायरेक्शन हमेशा रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इससे दूर भागेगा, यानी इसमें से एरो इससे अवे जाएगा, दूर जाएगा। और वही अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स हमेशा, यानी हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो हो गया आपके 2 पॉइंट्स। बात करते हैं अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैंने बताया जो आपको मैंने दिखाया डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन। तो अब ये डायरेक्शन है क्या, यानी स्पेस में है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है ना। वैसे मैंने बोला कि क्या है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है। मतलब कोई चार्ज रखा है तो उसके आसपास के एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब उस फील्ड को हम देख सकते नहीं है कि वो फील्ड कैसा है। तो क्या किया गया, इसी चीज को फिजिकली हम देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए कुछ इमेजिन किया गया जिसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्या क्या बताएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो हम एक एक करके बात करते हैं। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पहला पॉइंट की बात करें कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या कहा कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगा। जस्ट लाइक ऐसा, जैसे अभी मैंने कहा था कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन सेम होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने लिया है पहला केस है जो Q इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमने जो पहला केस लिया है ये कैसा चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में डायरेक्शन कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इससे हमेशा दूर। देख लोगे एरो क्या निकल रहा है, इससे बाहर की ओर एरो निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इससे दूर भागेगी। और यही अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तब उसमें क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे, यानी एरो जितना भी आएगा वो हमेशा सब एरो किधर आ रही है, सभी की सभी नेगेटिव चार्ज की ओर आ रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक, अगर तो ये 2 बात हो गई, तो 2 पॉइंट समझ आ गया। अब बात करते हैं आगे। कह रहा है दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ये पॉइंट याद रखना। क्या करती है, ये दे नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना। नेवर क्रॉस, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसा आप देख लो यहाँ पर डायग्राम नंबर 3 में, है ना। चलो ये डायग्राम नंबर 1 था, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3 देखते हैं। देखो 3 या 4 देखते हैं। तो कह रहा है ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो क्या देखो यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही लाइन, नहीं, कभी भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। और देखोगे कि हमेशा क्या करती है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर निकल रही है ऐसे। तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, हमेशा इससे पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जा रही है ना। सारी फील्ड लाइन इससे बाहर जा रही है, सारी फील्ड लाइन से जा रही है, बाहर जा रही है। दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, हमेशा इस चार्ज से दूर भाग रही है, यानी इस फील्ड लाइन से, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक, और जहां पर देखो इस पॉइंट पर देखोगे और ऊपर पॉइंट पर देखोगे कि दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही हैं। मतलब क्यों, क्योंकि पैरेलल नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, और ये कट कभी नहीं करती हैं। दैट मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पैरेलल हो जाएंगे ऐसे, हाँ, तो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे।
लेकिन ये बात करते हैं फोर्थ नंबर फिगर में। तो क्या यहाँ पर क्या किया मैंने, एक लिया पॉजिटिव चार्ज, एक लिया नेगेटिव चार्ज। तो मैंने भी क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। तो क्या देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकल रही है, इन सबको एरो देखो, सब एरो से बाहर की ओर जा रहा है। तो हाँ, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है। अब मैंने एक चीज ये भी बताया था कि नेगेटिव चार्ज पे हमेशा सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं। तो क्या ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या ये नेगेटिव चार्ज की ओर सामने आती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है। तो यहां से एक बात तो समझ आ गया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखी है तो ये भी लिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो नेगेटिव पे टर्मिनेट भी हो रही है। ठीक है, तो क्या जो निकलेगी पॉजिटिव से वो नेगेटिव पे टर्मिनेट भी होगी। बात समझ आ गई? तो देखोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूसरे नेगेटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव वाले पे जाके टर्मिनेट कर जाती है। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट, दे नेवर फ्रॉम ए क्लोज लूप। तो कभी भी एक चार्ज कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। कैसा? जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज की बात कर रहे हैं याद रखना, तो कभी भी नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली और फिर वापस इसी पे आ जाए, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। तो ये कभी भी नहीं होगा, यानी ये गलत है, ये कभी भी क्लोज लूप ऐसे नहीं बनाएगी। ठीक है, या फिर कहोगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप की नहीं हो सकती है, ऐसे क्लोज लूप कभी नहीं होगा, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं उससे पहले तो नोट्स को आप ऐसे बनाते रहो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यहां भी मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही बाहर, चलो ये बना लिया मैंने, और इस पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। ठीक है, तो कहेंगे कि कौन सा, यानी हम बोलेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है ना, यानी कौन, या फिर ऐसा कहो कि कौन सा चार्ज बड़ा है इन दोनों में। तो जान लो अगर ये चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज मैंने मान लिया अगर Q2 है, तो बताओ इनमें से कौन सा चार्ज बड़ा है। तो ये देखने के लिए कौन सा चार्ज बड़ा होगा, तो देखना जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही है वो चार्ज बड़ा होगा। ठीक है, तो काउंट करो कि पहले वाले चार्ज में 1 2 3 4 सिर्फ 4 लाइन निकल रही है, जबकि बात करो Q2 चार्ज पर तो देखोगे Q2 चार्ज पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लाइन निकल रही है। तो दैट मींस कौन सा चार्ज बड़ा होगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यानी दिस इंप्लाइज कि आपका जो Q2 की वैल्यू है वो Q1 से ज्यादा होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुआ तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? सो सिंपल सा आप फील्ड लाइंस, थोड़ा सा फील्ड लाइंस काउंट करना, कितनी लाइंस निकल रही है बस उसे काउंट कर लो, जिसमें ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखनी है। बात करते थोड़ा आगे, इसका बात करते हैं भैया फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर कोई ऐसा कोई चार्ज है, मान लो कोई प्लस चार्ज है, तो कह रहा है इसमें से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो हमेशा इसके नॉर्मली निकलेगी, मतलब इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है ना। चार्ज हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर निकलता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल, है ना। नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, हमेशा उसके उस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फील्ड लाइन ऐसी होगी। तो ये सही है, लेकिन क्या ये चीज सही करना, ऐसा लिखना सही है कि फील्ड लाइन ऐसे निकल जाए या फील्ड लाइन ऐसे निकल जाए? नहीं, ये गलत है ना, ये गलत है। कौन सा सही है? तो मेथड आपका 1 सही है, जबकि आपका 2 गलत है ना। ये सही मेथड है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये सरफेस के नॉर्मल होती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो फील्ड लाइन निकलेगी कहां से? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो हम शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आएगी? बात समझ आ गई? बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, यानी क्राउड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस व्हाइल डिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट वीक फील्ड। इसका क्या मतलब है? इसमें आप सिर्फ कौन सा पॉइंट याद रखो, आप चाहो तो इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है,
इसको हम बाद में बताएंगे, जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। तो सिंपल याद रखना कि क्राउड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड व्हाइल डिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट वीक फील्ड। क्राउड लाइंस का मतलब क्या होता है कि लाइंस अगर काफी पास पास हैं एक दूसरे के, है ना, इस टाइप से, तो ये कैसी फील्ड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक, क्योंकि यहां पर देखोगे फील्ड लाइंस कैसी है यहां पर, क्यों, क्योंकि देखो अब इसका मतलब समझाते हैं क्या होता है। क्योंकि देखोगे अगर मैंने इतना एक यूनिट एरिया लिया है तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो सब बोलोगे 1 2 3 4 लाइंस क्रॉस कर रही है। अगर मैं इतना ही एरिया ले लूं, क्या कहूं मैं, अगर इतना ही एरिया ले लूं और इसमें से अगर मैं कोई फील्ड लाइंस कुछ ऐसे क्रॉस कर रही है, तो बोलोगे सर अब बताओ इसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस की, 2। ठीक है, तो ये कैसा फील्ड होगा, ये होगा वीक फील्ड। ठीक है, वीक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, यहां पर जो पहले वाले फिगर में जो लाइंस है वो काफी क्लोज क्लोज है, काफी पास पास है, इसे बोलते हैं क्राउड लाइंस है ना। ये कैसी लाइन है, ये क्राउडेड लाइंस है। क्राउडेड मतलब काफी भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पर, लाइंस काफी आपस क्लोज क्लोज है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्टेंट लाइन। डिस्टेंट लाइन मतलब ऐसी लाइन जो काफी दूर दूर है। ठीक है, तो दूर दूर होंगी तो वीक फील्ड बनेगा, लाइन काफी पास पास होंगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। बात समझ आ गई, तो बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8 की। तो लिखता है पॉइंट नंबर 8, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या बात करता है, तो कह रहा है कि मान लो अगर कोई फील्ड लाइंस ऐसी है, बन गई मान लो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहां पर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा चार्ज और नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगा, है ना। पॉजिटिव से निकला और ये जाके टर्मिनेट कहां कर गया, नेगेटिव पे। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें किसी भी पॉइंट पर ये तो हमारी फील्ड लाइंस हो गई। ठीक, अब कह रहा है कि अब देखना यहाँ पर सारा ये नॉर्मल बनेगा ऐसे, है ना। सरफेस का हमेशा ये कैसा बनना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे देखिए अच्छे से बनाना, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। अच्छे से बनाना इसको कभी डायग्राम में, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या इस फील्ड लाइंस के वॉइड, मान लो मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, तो पूछो बता इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा कि इस पी पॉइंट पर एक ड्रॉ कर लो टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो क्या बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट नहीं होगी, ऐसा कर्व हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट होगा। फील्ड लाइंस कर्व कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो किसी भी कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, है ना। टेंजेंट क्या होता है, उस सरफेस पर एक सेट टेंजेंट, है ना, कहता है मतलब उस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम टेंजेंट। और वो क्या बताएगा, वही हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बात समझ आ गई, तो इतने पॉइंट्स को अच्छे से वीडियो को एक बार 2 बार देखो और खुद का नोट्स बनाओ। ठीक है, बाकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा। ठीक, लेकिन खुद का नोट्स बनाओगे तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। और इस बार को मैं बता देता हूँ कि इस बार बहुत से स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए थे, जिन्होंने पढ़ा था। उनके फिजिक्स में आई थिंक 95 96 मार्क्स तक, 97 मार्क्स तक आए हैं, 98 और 91 93, मतलब 90 प्लस वाले मैक्सिमम स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारे इस तरीके से पढ़ा था। तो आप ही लग जाओ अभी से और इस चीज को ध्यान दो। ठीक है, लास्ट पॉइंट कहता है कि दे आर इमेजिनरी लाइंस, है ना। इस पॉइंट को देखना क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर इमेजिनरी लाइंस, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना। ये कैसी लाइंस है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। ठीक है, ये एक इमेजिनरी है, ऐसा नहीं कि आपने कोई चार्ज रख दिया है तो उसके सामने से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही जो आपको दिखाई देगा, नहीं, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। वो तो हमने खुद से माना है कि उस चार्ज में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो फिजिकली होती ही नहीं है, वो हम बस एज्यूम के हैं, हमने उसे इमेजिन किया हुआ है। बात समझ आ गई। कुछ बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो अब तक मैं बात कर रहा था चार्ज के बारे में, ठीक है, चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या मैंने अभी तक बताया कि उस चार्ज का शेप क्या था, क्या वो एक स्फीयर के फॉर्म में था, क्या वो चार्ज एक क्यूब के फॉर्म में था, क्या वो चार्ज एक क्यूबॉइड के फॉर्म में था, क्या वो चार्ज एक सिलेंडर के फॉर्म में था, या वो एक चार्ज आप बात करो एक कोन के फॉर्म में था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो चार्ज का शेप तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक मैंने नहीं कहा था, इसलिए अब तक हम क्या एज्यूम कर रहे थे, अब तक हम एज्यूम कर रहे थे उस चार्ज को हम एज्यूम कर रहे थे कैसा चार्ज, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, सिंपल समझो, एक पॉइंट
है ना, एक पॉइंट को जैसा हम एज्यूम कर रहे थे, लेकिन रियल में चार्ज कोई पॉइंट नहीं होता है। रियल में कोई चार्ज ऐसा पॉइंट नहीं होता है। चार्ज का हो सकता है चार्ज कुछ ऐसा शेप का भी हो, ऐसा भी चार्ज हो सकता है। ये पॉइंट चार्ज है। ये दूसरा चार्ज कैसा है, जिसका एक आर्बिट्री शेप है। चार्ज ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज इस सिलेंडर टाइप के शेप में हो, ठीक है, ये ऐसा भी चार्ज हो सकता है। तब क्या होगा, तब हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या बात करते हैं, तो वहीं से आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि चार्ज कैसे सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। क्या चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेगा, क्या चार्ज अंदर भी रहेगा, क्या चार्ज अंदर कम होगा सरफेस पे ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं। तो कह रहा है व्हेन चार्ज इज नॉट कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट, अगर चार्ज को एक पॉइंट पर नहीं है, पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो क्या करते हैं, देन बट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, होल बॉडी, मतलब चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड नहीं है, पूरे बॉडी पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यानी जब कोई चार्ज किसी एक पॉइंट पर चार्ज कंसंट्रेट ना होकर पूरे बॉडी पर क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, होल बॉडी पर कंसंट्रेट होता है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो बात करते हैं। ये टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला पॉइंट हो गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे डिफाइन किया है, ये सिंपल ऑप्शन में डिफाइंड होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप के लिए, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, तो 1 डायमेंशन होता है एक लाइन, यानी जब कोई चार्ज एक लाइन पर कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना, इस पर मान लो पूरा चार्ज क्या है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऐसे चार्ज को क्या बोलते हैं, ऐसे चार्ज को बोलते हैं लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, एक लाइन पर, ठीक है। समझो, तो ये क्या हो गया, समझो मान लो ये हो गया हमारा लाइन, इस पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां पर हम क्या डिफाइन करते हैं, हाँ हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डिफाइंड होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज उस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट है ना, उस पर टोटल चार्ज कितना है, और डिवाइड बाय उस चार्ज का, यानी वो जो लेंथ है उसकी लेंथ कितनी, यानी कितने लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज को, टोटल चार्ज को उसके लेंथ से डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा लैम्डा। इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी ना। ये क्या होता है, ये होता है सिंपल हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर, ठीक है। एग्जांपल कैसा है, जैसे चार्ज ऑन ए वायर, एक वायर पे चार्ज होगा, सिंपल एक वायर ऑन चार्ज हो गया, या चार्ज ऑन ए रिंग। रिंग कैसा होता है, रिंग इस टाइप का रिंग होता है, इस पर जो टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है कि इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, मतलब मान लो कोई ऐसा एक सरफेस हो गया, इस पे पूरा क्या है, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो सरफेस का क्या होता है, सरफेस का एरिया होता है किसी भी सरफेस का। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, यहां से निकालते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिंपल सिग्मा होगा, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज डिवाइड बाय एरिया, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। जैसे इस एग्जांपल क्या है, चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज ऑन ए सीट, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर बताएंगे क्या होता है, स्फीयर, एक स्फीयर मान लो जिस पे चार्ज कहाँ है ना, चार्ज सिर्फ सरफेस पर है ना, अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ है, सिर्फ सरफेस पर है। सरफेस पर है तो कैसा होगा इसका चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। या फिर एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो अगर कोई ऐसा सीट है ना, सीट है, इस पर जो चार्ज होगा, क्योंकि सीट है तो सीट का क्या होगा, सीट का थिकनेस बहुत ही कम है, एकदम बहुत कम। तो सीट का क्या होता है, सीट का सिर्फ होता है सरफेस ना, थिकनेस नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो इस टाइप के शेप में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइनल आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब कोई चार्ज पूरे बॉडी थ्री आउट, मतलब अंदर बाहर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो कि अगर ये एक मान लो हमारा क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब पर क्या है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज अंदर भी बाहर भी, सरफेस पे, अंदर, हर जगह चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है, ये होगा सिंपल टोटल चार्ज ऑन द बॉडी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं रो से, सिंबल होता है रो। रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। चार्ज यूनिट होता है कूलम और वॉल्यूम यूनिट हो गया मीटर क्यूब, तो हो जाएगा इसका यूनिट, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कभी आपसे पूछा जाए यूनिट क्या होगा, तो कूलम पर मीटर क्यूब।
ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ना। तो एक होता है कंडक्टिंग, एक तो नॉन कंडक्टिंग। जो होता है कंडक्टिंग उसमें चार्ज सरफेस पे चले जाते हैं, और जो नॉन कंडक्टिंग होगा मतलब वो कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो ऐसे स्फीयर पे क्या होता है, जो चार्ज होता है वो पूरे बॉडी के अंदर होता है ना। ये एक स्फीयर है जिसमें चार्ज कहाँ है? अंदर बाहर सरफेस हर जगह है। कहाँ पर चार्ज है? चार्ज हर जगह, सरफेस पे भी है अंदर भी है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, जिसपे चार्ज कहाँ है? उसके सरफेस पे भी है और अंदर भी है, हर जगह चार्ज है थ्रू आउट द बॉडी। तो समझ आएगा ये 3 डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करोगे, अगर आप नीट और जेईई का प्रिपरेशन करोगे तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन अगर आप एचसी वर्मा सॉल्व करोगे तो आपको इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए आपको अगर आना हो तो हमारा एक चैनल है फिजिक्स विद अभी सिंह, वहां पर आना। वहां पर आपको हम जो लोग जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो वो वहां पर आके जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको बहुत कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। तो बात समझ आ गई? तो अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल। कमेंट में जरूर बताना कि इसमें से कौन सा फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन सा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा था कि ये स्ट्रेट होती है, ठीक है। ये क्या नहीं करती है? ये कभी भी नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा था कि वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। याद रखना, पॉइंट को याद देना। मैंने कहा था कभी वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी ये कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। बाकी इनमें सभी चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शन 4 कहोगे तो सर ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कौन सी प्रॉपर्टी सही है? तो कह रहा है पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका कि दे इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है ये नेगेटिव चार्ज से निकलती हैं और पॉजिटिव पे आती हैं। ये तो गलत है। मैंने कहा था पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे आती है, तो पहला तो गलत हो गया, ये तो है नहीं, ये होगा नहीं। 2 पॉइंट की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक वेयर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर मोर। तो कह रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। ये भी गलत है। मैंने कहा था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज होंगी, मतलब जहां पर उनका डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब फील्ड लाइंस काफी क्लोज होंगी, वहां पर फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये तो गलत हो गया। ये तो उल्टा कह रहा है कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर फील्ड कम होगा। ये तो गलत है। कह रहा है पॉइंट नंबर 3, दे आर रेडियल डायरेक्शन फॉर ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज पे इसका जो डायरेक्शन होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज है ऐसा, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो हमेशा इसके रेडियस के अलोंग ऐसे निकलती है। इसे बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। तो क्या ये सही है कि किसी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो उनका डायरेक्शन रेडियल होता है? हाँ, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4th में चेक कर लेते एक बार। तो 4th में कह रहा है दे हैव ए फिजिकल एक्सटेंस। मैंने भी कहा था दे हैव नो फिजिकल एक्सटेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि वो कभी भी ऐसे रियल में होती नहीं है, वो तो एक इमेजिनरी है जिसे हमने इमेजिन किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाता है गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो बात समझ आ गई? तो एक बार वीडियो को अच्छे देखना, सारी वीडियो को अच्छे देखो, नोट्स बनाओ और फिर जाकर आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करो। एनसीईआरटी में आप चैप्टर में देखना, आपको पीछे कुछ ऐसे फील्ड लाइंस नजर आएंगी बहुत सारी, और वहां पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि देखना अब आपसे क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। तो आज के बस हम इतना ही रखते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल के बस जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और बाकी हमारे चैनल को भी आप लाइक कर लो और उसे ज्वाइन कर लो, और कम से कम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह मिलता रहता है, और जो भी लेक्चर कब होगा नहीं होगा वो सारे अपडेट आपको कहाँ मिलेगा? इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक्स यू।